हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई एग्जाम बी। तो आई एग्जाम बी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजभाषा अधिकारी के लिए तैयारी करने वाले स्टूडेंट से। राइट, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मेनली जो हमने टॉपिक रखा है वो रखा है हमने वित्तीय शब्दावली। ठीक है, इसमें अनुवाद संबंधी प्रश्न हम डिस्कस करेंगे। राइट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपके पास क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं तो hello@iexambee पर iexambee.com पर आप अपनी क्वेरीज हमें सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9205524028। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें राजभाषा अधिकारी के लिए, चाहे आप LIC की तैयारी कर रहे हो या फिर IBPS SO की तैयारी कर रहे हो, ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। राइट, इसमें हम अनुवाद संबंधी प्रश्न को डिस्कस करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न संतुलन फंदा शब्द का वित्तीय शब्दावली में सही अंग्रेजी अनुवाद है। देखिए क्या होता है कि कुछ हमें इस तरह की जो शब्द मिलते हैं या इस तरह की जो टर्म्स मिलती है, इनका हमें अनुवाद करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये वित्तीय शब्दावली में इनका कुछ और ही वहां पर इंग्लिश में इनको लिखा जाता है। ठीक है, हमें वो वित्तीय शब्दावली में क्या लिखा जाता है ये जानना जरूरी है। और इस तरह के आपको कुछ प्रश्न आपको डेफिनेटली वहां पर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। राइट, तो इसमें स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। निम्न संतुलन फंदा, इसका अंग्रेजी रूप क्या होगा वित्तीय शब्दावली के अनुसार? मिनिमम बैलेंस लूप, क्यूमुलेटिव इक्विलिब्रियम लूप, मिनिमम बैलेंस ट्रैप, लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप। निम्न संतुलन फंदा का जो सही अनुवाद होगा वित्तीय शब्दावली के अनुसार वो होगा लो लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम ट्रैप। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्रेडिट स्क्वीज शब्द का वित्तीय शब्दावली में सही अनुवाद है? ठीक है, तो ये बताना है हमें कि क्रेडिट स्क्वीज को क्या बोला जाता है हिंदी में और किसके अनुसार? वित्तीय शब्दावली के अनुसार। तो खाता बंदीकरण, साख संकुचन, खाता निर्धारण, धन दबाव, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज साख संकुचन। साख संकुचन बोला जाता है क्रेडिट स्क्वीज को। ये डायरेक्ट इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इन प्रश्न में से अंग्रेजी में एक वाक्य दिया गया है। इस प्रश्न में अंग्रेजी में एक वाक्य दिया गया है, आपको बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से इसका सही हिंदी अनुवाद कौन सा है। ठीक है, तो एक बार पढ़ लेते हैं इंग्लिश वाला सेंटेंस। द रिजर्व बैंक्स इकोनॉमी रिसर्च फोकसेस ऑन स्टडी एंड एनालाइज ऑफ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल माइक्रो इकोनॉमिक इश्यूज। दोबारा सुन लीजिए, द रिजर्व बैंक्स इकोनॉमिक रिसर्च focuses on study and analysis of domestic and international microeconomic issues। इसका सही आंसर हो जाएगा, देखिए काफी सारे ऑप्शंस हैं तो एक बार देख लीजिए। इसमें सही आंसर हो जाएगा रिजर्व बैंक का आर्थिक अनुसंधान घरेलू और अंतरराष्ट्रीय समष्टि आर्थिक मुद्दों के संबंध में अध्ययन और उनका विश्लेषण करने पर प्रमुख मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित करता है। ये इसका सही अनुवाद हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। इस प्रश्न में हिंदी में एक वाक्य दिया गया है और उसका हमें सही अनुवाद बताना है अंग्रेजी भाषा में। तो पहले हिंदी वाला हम सेंटेंस लेते हैं। भारत में पेंशन क्षेत्र को प्रोन्नत, विकसित और नियमित करने के लिए भारत सरकार के अध्यादेश द्वारा 23 अगस्त 2003 को अंतरिम पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई। ठीक है, तो इसकी स्थापना की गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक बार पढ़ लीजिए सभी ऑप्शंस। करेक्ट आंसर वैसे इसका हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि ऑन 23 अगस्त 2003 इंटरिम पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी IPFRDA, यानी कि PFRDA है ना, उससे इंटरिम था तो उसको आई भी हमने लगाया। PFRDA was established through a resolution by the government of India to promote, develop and regulate pension sector in India। पेंशन सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए, नियमित करने के लिए इसकी स्थापना 23 अगस्त 2003 को की गई थी। अब देखिए कुछ संक्षिप्तकार इसके है ना, संक्षिप्तकार का शब्द में हिंदी में विस्तार करना है। आरडीएस को क्या बोला जाता है? आवर्ती जमा योजना, सावधि जमा योजना, नियमित जमा योजना,
सामूहिक जमा योजना या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब आ जाएगा इसका ऑप्शन 1 दैट इज आवर्ती जमा योजना। ठीक है, इसे बोला जाता है रेकरिंग डिपॉजिट स्कीम। ठीक है, ओएसिस, ओएसिस का पूरा नाम क्या होगा हिंदी में? ठीक है, तो ये इसका जो इंग्लिश में वैसे नाम होता है वो होता है ओल्ड एज सोशल एंड इनकम सिक्योरिटी। इनकम सिक्योरिटी, ये इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में, लेकिन हमें यहाँ पर हिंदी में बताना है कि हिंदी में इसका फुल फॉर्म क्या होगा। पुरानी आर्थिक और सामाजिक नीति, वृद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा, वार्षिक आर्थिक और सामाजिक नीति, वृद्धावस्था सुरक्षा और बीमा योजना। तो देखिए बीमा तो इसमें कहीं यूज नहीं हुआ। सोशल यानी कि सामाजिक और इनकम यानी कि आर्थिक यानी कि आय, इससे संबंधित है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं ऑप्शन 2 इज द करेक्ट, वृद्धावस्था सामाजिक और आय सुरक्षा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग का विधिक शब्दावली यानी जो विधिक शब्दावली है उसमें सही अनुवाद है? किसका? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। प्रत्याशित प्रभाव का सिद्धांत, भविष्यलक्षी विनिर्णय का सिद्धांत, अनुचित प्रभाव का सिद्धांत, अधिप्रभावी का सिद्धांत या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब आ जाएगा ऑप्शन 2 दैट इज भविष्यलक्षी सिद्धांत। ठीक है, ये हो जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मोचनीय अधिमानी अंश शब्द का शब्दावली में सही अनुवाद है? तो इनका अपने अकॉर्डिंग हम नहीं कर सकते, जो बिल्कुल शब्दावली में विधिक शब्दावली में या फिर हमारे जो फाइनेंशियल जो वोकैब है ना, उसके अकॉर्डिंग जो भी चीजें होंगी हमें वही यहाँ पर लिखनी है ना। वित्तीय शब्दावली हो या विधिक शब्दावली हो, जो इसमें इनका अनुवाद बताया गया है वही अनुवाद लिखना है। तो हमें इनकी नॉलेज होना, हमें इनको जानना बहुत जरूरी है। तो मोचनीय अधिमानी अंश का सही अनुवाद विधिक शब्दावली के अनुसार क्या होगा? रिडीम्ड प्रेफरेंस बॉन्ड्स, प्रेसिडेंस पार्ट, रिडीमेबल प्रेफरेंसेस शेयर, पेड प्रेफरेंसेस शेयर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ठीक आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 दैट इज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, मोचनीय अधिमानी अंश। ठीक, नेक्स्ट, इनमें से कौन सा मैसने मॉर्गेज मॉर्गेज का मैसनेज मॉर्गेजी है ना, मॉर्गेजी शब्द का विधिक शब्दावली में सही अनुवाद है? ठीक है, तो मध्यवर्ती बंधकार, मुख्य बंधकार, प्रशासनिक बंधकार, पंजीकृत बंधकार या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 दैट इज मध्यवर्ती, मध्यवर्ती बंधकार इसका ठीक आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसके पास भी वही अधिकार होते हैं जो उसके पास एक मिसने वाले के लिए होते हैं, है ना। इसके पास सेम अधिकार होते हैं उसी तरह के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कस्टडियन शब्द का वित्तीय शब्दावली में सही अनुवाद? कस्टडियन शब्द का सही अनुवाद क्या है? प्राधिकरण, अभिरक्षण, न्यासी संस्थान या फिर विनियामक या नियंत्रक। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 2 दैट इज अभिरक्षक। अभिरक्षक कस्टडियन शब्द का सही अनुवाद है वित्तीय शब्दावली के अनुसार। अगला देखते हैं, कार्यालय के सामान्य प्रशासन से संबंधित शब्द रेवेन्यू लीकेज, इसका सही अनुवाद क्या होगा वित्तीय शब्दावली के अनुसार? तो राजस्व वसूली, राजस्व रिसाव, राजस्व उगाही, लागत वृद्धि या राजस्व ह्रास। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन 2 दैट इज राजस्व रिसाव, है ना। लीकेज को रिसाव बोला जाता है और ये इसका मतलब होता है कि जो रेवेन्यू है उसका कहीं ना कहीं घाटा हो रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, कार्यालय के सामान्य प्रशासन से संबंधित शब्द प्रावधान, सही अंग्रेजी अनुवाद क्या है? प्रावधान का सही अनुवाद क्या है? रूल्स, अमेंडमेंट्स, रिजोल्यूशन, प्रोविजन या डिमोलिशन। का सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 दैट इज प्रोविजन। प्रोविजन बोला जाता है प्रावधान। ठीक है, इजी था ये। निम्नलिखित में से कौन सा उप अनुषंगी संस्था, उप अनुषंगी संस्था, इसका वाक्यांश में बैंकिंग शब्दावली यानी कि फाइनेंशियल शब्दावली के अनुसार सही अनुवाद होगा? सब्सिडियरी, स्टेप डाउन सब्सिडियरी, एफिलिएटेड कंपनी, होली ऑन सब्सिडियरी या ऑन सब्सिडियरी। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा नंबर 2 दैट इज स्टेप डाउन सब्सिडियरी। कोई कंपनी मान लीजिए बी कंपनी है, ये ए की कोई सब्सिडियरी है और इसकी भी अगर कोई सब्सिडियरी है सी, तो ए और सी में अगर रिलेशन देखेंगे तो ये हो जाएगा स्टेप डाउन सब्सिडियरी यानी कि उप अनुषंगी संस्था। ये अनुषंगी संस्था हो जाएगी ए की, बी जो है वो ए की अनुषंगी संस्था हो जाएगी, लेकिन अगर सी की बात करें तो ए से रिलेशन में वो क्या हो जाएगी? उप अनुषंगी संस्था। नेक्स्ट, इन हिंदी में वाक्य दिया गया है, आपको उसका अंग्रेजी बताना है।
तो वाक्य एक बार पढ़ लेते हैं। ब्याज वसूलने सहित बैंकों के सभी ऋण संबंधी मामलों को आरबीआई द्वारा अविनियमित किया गया है और यह बैंकों द्वारा उनकी अपनी उधार नीतियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो इसका सही अनुवाद हमें बताना है। तो एक बार सेंटेंस को पढ़ लीजिए अच्छे से। राइट, सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑल क्रेडिट रिलेटेड मैटर्स ऑफ बैंक इंक्लूडिंग चार्जिंग ऑफ इंटरेस्ट हैव बीन deregulated by RBI and are governed by own lending policies। ये इसका सही अनुवाद हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कॉनकरेंट ऑडिट शब्द का बैंकिंग शब्दावली में सही अनुवाद है? तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। समवर्ती लेखा परीक्षा, संगामी लेखा परीक्षा या वर्तमान लेखा परीक्षा। तो सही आंसर बताना है इसका। सही आंसर हो जाएगा इसका 1 और 2 दोनों, यानी कि समवर्ती लेखा परीक्षा भी और संगामी लेखा परीक्षा दोनों ही बोला जाता है कि इसका कॉनकरेंट ऑडिट का सही अनुवाद होता है। ठीक है ना। ये वैसे ये फाइनेंशियल एक तरह से ट्रांजेक्शन्स का ऑडिट करते हैं, है ना, उसको जांच करते हैं उसकी, है ना। तो ताकि जो अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, टाइम के अकॉर्डिंग उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर उसमें कोई ऑथेंटिसिटी नहीं मिल पा रही है तो उनको चेक किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रेसिडेंट एमोल्यूमेंट, है ना, एंड पेंशन एक्ट। प्रेसिडेंट्स एमोल्यूमेंट एंड पेंशन एक्ट का सही अनुवाद क्या है? तो ये जो एक्ट आया था ये 1951 में आया था। आई होप ये आपको पता होगा। इसका सही अनुवाद बताना है। राष्ट्रपति सहायक और पेंशन अधिनियम, राष्ट्रपति उपलब्धियां और पेंशन अधिनियम, राष्ट्रपति परिश्रमिक और पेंशन अधिनियम, राष्ट्रपति सामाजिक सुरक्षा और पेंशन अधिनियम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एमोल्यूमेंट्स बोला जाता है उपलब्धियों। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दैट इज राष्ट्रपति उपलब्धियां एवं पेंशन अधिनियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित संक्षिप्त कार का हिंदी में विस्तार कीजिए एमटीएसएस का। एमटीएसएस का वैसे फुल फॉर्म क्या होता है? मनी ट्रांसफर सर्विस स्कीम, ये इसका फुल फॉर्म होता है इंग्लिश में, लेकिन हमें यहाँ पर हिंदी में बताना है। तो इसको देखकर भी आप हिंदी का आइडिया लगा सकते हैं। मुद्रा अंतरण सेवा योजना, सूक्ष्म व्यापारी सहायता योजना, महिला सामाजिक सुरक्षा योजना, मध्यम व्यवसाय सेवा योजना, इनमें से कोई नहीं। तो मनी देखिए, मनी सिर्फ एक में है, यानी कि मुद्रा। ये मुद्रा अंतरण सेवा योजना इसका सही अनुवाद, इसका सही विस्तार हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा ये है, इसमें आपको हिंदी में इसका अनुवाद करना है। तो ये मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, आपको इसको खुद ट्राई कीजिएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। इस वीडियो की पीडीएफ आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो पीडीएफ डाउनलोड करना ना भूलें, ताकि आप खुद से भी एक बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सके, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को इनमें से कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली मिलने वाले। निम्नलिखित में से कौन सा विनिमय शब्द का वित्तीय शब्दावली में सही अनुवाद है? एक्सचेंज, परसेप्शन, रेगुलेशन। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, दैट इज एक्सचेंज एंड रेगुलेशन। ये दोनों ही इसके सही जवाब हैं। एक्सचेंज भी बोला जाता है और रेगुलेशन भी बोला जाता है। ठीक है। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन, हमने 20 क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वित्तीय शब्दावली के क्वेश्चन राजभाषा एग्जाम में काफी बार पूछे जाते हैं। काफी अच्छा इनका एक तरीके से वेटेज होता है, यानी कि काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इनकी पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप पीडीएफ को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको जैसी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहे। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे कोर्सेज की अगर जानकारी चाहते हैं तो आप इन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9205524002। ठीक, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए अच्छे से। और अगर आपको किसी तरह की ज़रूरत है किसी वीडियो की, किसी टॉपिक पर, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग।